नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सानी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो यानी कि कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस वीडियो से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी अच्छी चीज़ को समझने के लिए आपको समय देना पड़ता है उसके पीछे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, है ना। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, जब ये बेल आइकन को दबा देते हैं तो जैसे ही आपका यहाँ वीडियो अपलोड होगा आपको क्या होगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो कब डल रहा है। ठीक है, और नोटिफिकेशन मिलने के बाद आप समय पर आप अपना स्टडी को जारी रख सकेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक को। अगला टॉपिक है हम लोग का अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है टॉपिक हम लोगों का? अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब अधिशोषण जो अभी प्रक्रिया पढ़े थे हम लोग, दो तरह का पढ़े थे। एक तो पढ़े थे हम लोग अवशोषण और एक पढ़े थे हम लोग अधिशोषण। ठीक है, तो यहाँ अवशोषण के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग अधिशोषण के बारे में कि अधिशोषण को कौन कौन सा जो है कारक है, कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ गैस। मतलब गैस का नेचर कैसा है, मतलब ये कि उसमें दो चीज देखे थे हम लोग, एक देखे थे एडजॉर्बेंट और एक देखे थे हम लोग एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट हम लोग किसको कहते थे? एडजॉर्बेंट हम लोग कहते थे जिस पर कोई अन्य गैस या फिर द्रव पदार्थ आकर के चिपकता था। ठीक है, और एक था एडजॉर्बेट। और एडजॉर्बेट हम लोग किसको कहते थे? एडजॉर्बेट हम लोग कहते थे कि जो किसी ठोस या फिर द्रव के सतह पर आकर चिपकता है, जो चिपकता है उसको कहते हैं हम लोग क्या? एडजॉर्बेट। और जिस पर चिपकता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट। तो यहां जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एडजॉर्बेट का बात कर रहे हैं कि अगर नेचर ऑफ गैस मतलब चिपकने वाला अगर गैस का प्रकृति कैसा है। ठीक है, तो यहां ध्यान दें कि अधिशोषण की सीमा मतलब क्षमता। अधिशोषण का मतलब सीमा का मतलब क्या? अधिशोषण का क्षमता गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब आगे जो है टॉपिक यहां ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर गैस जल्दी से द्रवित हो जाती है, अगर गैस जल्दी से द्रवित हो जाती है मतलब ये कि वैसी गैस है जो आसानी से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले में कौन कौन सा? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके बाद Cl2 क्लोरीन गैस, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस इत्यादि जो है अस्थायी होता है इन कंपैरिजन किसके तुलना में? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस के तुलना में। इसके तुलना में जो है ये सब गैस जो होता है जल्दी से द्रवित हो जाता है। इसके अपेक्षा इन तीनों के अपेक्षा क्या होता है? अधिक अधिशोषित होता है। अधिक अधिशोषित होने का मतलब ये कि किसी एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्बेट पदार्थ हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं? गैस ले रहे हैं। ठीक है, उतना ही अधिक मात्रा में जाकर के सांद्रित होगा। जितना अधिक मात्रा में गैस सांद्रित होगा एडजॉर्बेंट के सतह पर, उसका क्या होगा? अधिशोषण का क्षमता ज्यादा होगा, क्योंकि आसानी से द्रवित होने वाली गैस का क्रांतिक ताप अधिकतम होती है। क्रांतिक ताप अब किसको कहते हैं? अगला टॉपिक है हम लोग का क्रांतिक ताप। हम लोग किसको कहते हैं? वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर किसी गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है। मतलब वह न्यूनतम ताप होता है, वह कम से कम ताप होता है जिस पर किसी गैस को आप द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते, चाहे कितना भी दाब लगा लें। फिर से सुनिए, वह न्यूनतम ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोग किसको कहते हैं? क्रांतिक ताप। कि वह न्यूनतम ताप मतलब वह कम से कम ताप, कम से कम आप कितना ताप ले सकते हैं जिस पर कोई गैस द्रवित नहीं होगा।
चाहे आप कितना भी दाब लगा लीजिए, क्योंकि कोई गैस को हम लोग को द्रवित करने के लिए क्या करना पड़ता है, ज्यादा मात्रा में आपको गैस का पर क्या लगाना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है। प्रेशर लगाने के कारण जो है गैस क्या होता है, द्रव में परिवर्तित होता है। लेकिन वहां एक चीज ध्यान में रखा जाता है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर क्या होता है, कोई गैस द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, यहां तक क्या? तो यहां होगा कि कम से कम वह ताप जिस पर गैस जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है, चाहे आप कितना भी दाब लगा लीजिए, उस ताप को ही कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है क्या? अब देखिए, यहां सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में या फिर ऑब्जेक्टिव में या फिर किसी भी नीट या आरटी के एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रांतिक ताप आपको दे करके रखेगा। ठीक है, बोलेगा बताइए कि क्रांतिक ताप और अधिशोषण में क्या रिलेशन होता है। तो यहां ध्यान में रखेंगे क्या कि अधिशोषण जो होगा, कौन, अधिशोषण डायरेक्टली समानुपाती होगा किसका, टेम्परेचर का। टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे, कौन सा टेम्परेचर का, क्रांतिक ताप का। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से हम लोग जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, टूटता है, और जितना ज्यादा मात्रा में टूटेगा वो फैलेगा। फैलने के कारण जो है सतह पर, किसी भी ठोस या द्रव के सतह पर ज्यादा मात्रा में वो सांद्रित हो पाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अधिशोषण का मात्रा क्या होगा, अधिशोषण का क्षमता जो होगा, अधिशोषण का मात्रा जो होगा वो क्रांतिक ताप के समानुपाती होगा। क्रांतिक ताप का मान जितना ज्यादा होगा, अधिशोषण का भी मात्रा क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, इसको स्टार मार के आप नोट कर लें। दूसरा टॉपिक है हम लोग का, दूसरा पॉइंट है इसका, कारक इसका प्रभावित करने वाला किसको, अधिशोषण को, वो है अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक मतलब क्या, जिस पर जाकर के कोई गैस या फिर द्रव चिपकता है, ठीक है, या सांद्रित होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अधिशोषक। अब बात आता है कि अधिशोषक जो लेते हैं हम लोग, एडजॉर्बेंट, उसका प्रकृति कैसा है, इसका भी प्रकृति पर निर्भर करेगा। वो हम लोग जो गैस ले रहे थे वो क्या ले रहे थे, वो ले रहे थे हम लोग एडजॉर्बेट। क्या ले रहे थे वो, एडजॉर्बेट। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट में, क्या, एडजॉर्बेंट पर बात कर रहे हैं कि एडजॉर्बेंट का भी प्रकृति पर यह क्या करेगा, निर्भर करेगा। अब ये बात आता है अधिशोषक का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हम लोग किसको कहते हैं कि जितना बड़का एरिया होगा उतना ही अधिशोषण का क्षमता क्या होगा, ज्यादा होगा। सपोज दैट एक बॉल लेते हैं हम लोग, सिंपल सा एक इतना सा बॉल लेते हैं और एक इतना बड़का बॉल लेते हैं। ठीक है, तो इसका ये सरफेस एरिया हो जाएगा, ये ना, ये वाला सरफेस एरिया, मतलब ये एरिया जितना ज्यादा होगा, इसको कहते हैं हम लोग सरफेस एरिया। ये वाला एरिया जितना ज्यादा होगा, अधिशोषण का क्षमता उतना ही ज्यादा। और ये एरिया, सरफेस एरिया इसका जितना कम होगा, उसका अधिशोषण क्षमता क्या होगा, उतना ही कम होगा। यहां ध्यान में रखेंगे कि अधिशोषण जो होगा वो समानुपाती होगा किसका, सरफेस एरिया का। किसका होगा समानुपाती, सरफेस एरिया का। इसको भी आप नोट करते चल जाइएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, शॉर्टकट आपको बहुत ज्यादा काम देगा। अधिशोषण किसके समानुपाती, अधिशोषण क्रिटिकल टेम्परेचर के समानुपाती। फिर अधिशोषण किसके समानुपाती, सरफेस एरिया का समानुपाती होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कि दाब का इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा है कि दाब का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किस पर, अधिशोषण पर। तो अधिशोषण पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान द्वारा गैस के अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब पर निर्भर करती है। अब डिपेंड करेगा कि आप उसमें कितना गैस पर उस पर दाब लगा रहे हैं। जितना ज्यादा दाब लगाएंगे, अधिशोषण का क्षमता भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि किसी भी चीज को अगर ये जगह है, सपोज दैट एग्जांपल के थ्रू से अच्छा से समझ में आएगा, और यहाँ गैस जो है घूम फिर रहा है, अगर इसको बोलेंगे रे इधर दबा इसको, तो ये कहाँ जाएगा, ये तो सरफेस पे जाकर चिपकेगा। सरफेस पे मतलब क्या, ज्यादा मात्रा में ये जाकर के सांद्रित होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, दाब को बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाने से क्या होगा, अधिशोषण का भी क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ हद तक होता है, इस पर हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी है, ठीक है, कि कुछ हद तक बढ़ता है। जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं वो क्या करता है, अधिशोषण का क्षमता बढ़ता है। लेकिन मैक्सिमम प्रेशर आता है, मैक्सिमम दाब आता है, वहां क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है वो।
अधिशोषण का मात्रा क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। और अधिक अगर लगा दें उससे दाब, मैक्सिमम दाब से और ज्यादा अगर दाब लगा दें तो क्या होता है, अधिशोषण का क्षमता क्या होता है, घटना प्रारंभ कर देता है। फिर से सुनिए बात को कि दाब का प्रभाव इन जनरली हम लोग नहीं बोल देंगे कि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे अधिशोषण भी बढ़ेगा, नहीं बोल सकते इसको, ठीक है, ये नहीं बोल सकते डायरेक्टली। हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे प्रेशर, इसमें देखा गया है बाय एक्सपेरिमेंटली कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे, मतलब दाब को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, अधिशोषण भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन एक मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, कौन सा प्रेशर होगा, एक मैक्सिमम प्रेशर पर क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने का मतलब है क्या कि अधिशोषण जो है होना रुक जाएगा, अधिशोषण का क्षमता क्या होगा, रुक जाएगा, अधिशोषित होने का क्षमता क्या होगा गैस का, वो रुक जाएगा। लेकिन अब इस मैक्सिमम अगर आप इस मैक्सिमम प्रेशर से अगर और अधिक प्रेशर अगर लगाए तो क्या होता है, अधिशोषण का क्षमता बढ़ने के बजाय क्या होता है, धीरे धीरे घटना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पे आगे हम लोग का थ्योरी है तो यहां ध्यान में रखेंगे क्या, इसीलिए यहां पर कंप्लीटली क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि दाब बढ़ाने पर डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है कि नहीं दाब बढ़ाने पर अधिशोषण का क्षमता बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं, बढ़ता भी है और घटता भी है। एक मैक्सिमम कंडीशन होता है, एक लिमिटेशन होता है प्रेशर का, एक मैक्सिमम प्रेशर पर क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, फिर अगर ज्यादा प्रेशर लगाए तो यह क्या हो जाता है, अधिशोषण का क्षमता घटना प्रारंभ हो जाता है। अगला है हम लोग का ताप का प्रभाव, कि टेम्परेचर का क्या क्या प्रभाव पड़ता है अधिशोषण पर। ठीक है, अब देखिए यहां टेम्परेचर का प्रभाव को जानने से पहले सबसे पहले दो अभिक्रिया के बारे में जानना पड़ेगा। एक तो होता है हम लोग का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और एक होता है हम लोग का ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दो तरह का अभिक्रिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। दो तरह का रिएक्शन है। इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया मतलब अंग्रेजी हो जाएगा उसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इंडोथर्मिक मतलब हो जाएगा ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपीय मतलब क्या, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है, और ऊष्माशोषी मतलब क्या, जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी को एक्सोथर्मिक और ऊष्माशोषी को बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक। ठीक है, तो यार ध्यान में रखना है कि पहले जो प्रोसेस देखेंगे उसमें प्रोसेस कौन सा है। अगर ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, अधिशोषण का मात्रा कम हो जाएगा। क्या करेंगे, क्योंकि गैस का जो होता है, गैस में देखा जाता है, गैस का अभिक्रिया जो होता है जितना भी होता है सबके सब क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ जो है हीट रिलीज होता है, इसलिए इसमें ताप बढ़ाने पर क्या होगा, अधिशोषण का मात्रा कम हो जाएगा। क्या हम लोग यहां ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अधिशोषण क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका, टेम्परेचर का, क्रिटिकल टेम्परेचर का नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका, टेम्परेचर का। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे अधिशोषण का क्षमता क्या होगा, घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब जानते हैं ना, रेसिप्रोकल मतलब। ये आ गया समझ में, ने ध्यान में रखेंगे है ना। एक्सोथर्मिक क्योंकि इसमें क्या होता है, कौन सा प्रक्रिया होता है, एक्सोथर्मिक प्रक्रिया होता है। एक्सोथर्मिक प्रक्रिया मतलब क्या होता है, हीट इससे क्या होता है, रिलीज होता है, इसलिए जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे अधिशोषण का क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला है पांचवा फैक्टर है अधिशोषक का सक्रियण, अधिशोषक का एक्टिविटी या फिर एक्टिवेशन। अधिशोषक मतलब तो समझ रहे हैं, जिस पर कोई गैस या द्रव सांद्रित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषक बोलते हैं। अब देखिए किसी अधिशोषक का अधिशोषण क्षमता में वृद्धि निम्न प्रकार से की जाती है कि अगर अधिशोषक का अधिशोषण क्षमता में वृद्धि करना है तो हम लोग को कुछ प्रोसेस लगाना पड़ेगा। कुछ पहला चीज कि अधिशोषक को छोटे छोटे कण में विभाजित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले अधिशोषक को छोटा छोटा कण में विभाजित करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका क्या कर सकते हैं हम लोग, अधिशोषण क्षमता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इसको अति तप्त जल वाष्प के साथ में गर्म करना पड़ेगा। किसको, अधिशोषक को क्या करना पड़ेगा, अत्यधिक तप्त जो है, तप्त मतलब क्या, काफी ज्यादा गर्म भाप के साथ में क्या करेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा। गर्म करेंगे तभी अधिशोषण क्षमता क्या होगा, इसका बढ़ेगा। अगला है धात्विक अधिशोषक को यांत्रिक रगड़ प्रदान करके। अगर धातु प्रकृति का अगर है कौन, अधिशोषक, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, यांत्रिक रूप से उसको क्या करेंगे, रगड़
रगड़ करके क्या करेंगे, उसको अधिशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्या, अधिशोषण समतापी। पहला चीज हम लोग का इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अधिशोषण समतापी किसको कहते हैं? निश्चित ताप पर अधिशोषण की मात्रा एवं गैस के दाब के बीच खींचे गए आरेख को ही हम लोग क्या कहते हैं। इस पर जो है एक साइंटिस्ट आया, फ्रेंडलिच। कौन आया? फ्रेंडलिच। फ्रेंडलिच क्या किया, गैस के अधिशोषण पर दाब का क्या प्रभाव पड़ रहा था इसके बारे में वो स्टडी किया। कौन? फ्रेंडलिच। ऊपर हम लोग पढ़े अधिशोषण का मात्रा पे दाब का प्रभाव पड़ता है। हम क्या बताए वहां कि जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे हम लोग धीरे धीरे, पहले तो क्या होगा, इंक्रीज होगा कौन? अधिशोषण का क्षमता। लेकिन एक मैक्सिमम टेम्परेचर पर क्या होगा, ये कम धीरे धीरे कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने के बाद और अगर मैक्सिमम प्रेशर से और ज्यादा अगर प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वहां वैसे कंडीशन में क्या होगा, अधिशोषण का क्षमता क्या होगा, घटना प्रारंभ कर देगा। तो उसी को जो है स्टडी करके क्या किया, अधिशोषण का क्षमता, अधिशोषण का मात्रा और दाब का प्रभाव के बारे में को मिला करके एक समीकरण तैयार किया। उस समीकरण के आधार पर वो क्या किया, एक आरेख खींचा, ग्राफ खींचा, और उसी का ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म या फिर अधिशोषण समतापी कहा जाता है। ठीक है क्या? अब इसके बारे में ये क्या किया, अपना नियम कानून दिया, नियम बताए कि कहां कहां कैसे क्या होता है। तो कब दिया था ये? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में क्या किया, कौन? फ्रेंडलिच ने ठोस अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा x/m, अधिशोषण का मात्रा को हम लोग क्या चीज से लिखे हुए हैं, x/m लिखे हुए हैं। ठीक, का दाब, दाब को मतलब क्या चीज से सूचित किए हुए हैं, P से, के संबंध में क्या किया, वो एक वक्र द्वारा समझाया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंडलिच समतापी वक्र कहा जाता है। मतलब ये कि सन 1909 ईस्वी में क्या किया, फ्रेंडलिच नामक वैज्ञानिक क्या किया, अधिशोषक के रूप में किसको लिया, वो ठोस को लिया, और इसका इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस, मतलब इस ठोस अधिशोषक का जो है इकाई द्रव्यमान कितना गैस को वो अवशोषित कर रहा था, कितना गैस को वो अधिशोषित कर रहा था, इसके संबंध में और प्रेशर के संबंध में क्या किया, वो एक वक्र खींचा। किसके किसके बीच में? अधिशोषण का मात्रा और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंडलिच समतापी वक्र। क्योंकि ये वक्र कौन खींचा था, वो फ्रेंडलिच खींचा था, इसलिए इसका नाम पे पड़ गया क्या, फ्रेंडलिच समतापी वक्र। अब देखिए ये नियम में अपना क्या बोला, ये बोला कि जैसे जैसे दाब बढ़ाया जाता है वैसे जैसे अधिशोषण की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, अधिशोषण का क्षमता बढ़ता जाता है। जब अधिशोषण की मात्रा अधिकतम हो जाती है, जब एक समय आता है, एक मैक्सिमम प्रेशर आता है जहां क्या होता है, अधिशोषण का क्षमता क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, तब उस दाब को इक्विलिब्रियम दाब कहा जाता है। जिस पोजीशन पर, जिस दाब पर किसी गैस का अधिशोषण क्षमता जो है मैक्सिमम हो जाता है, उस मैक्सिमम दाब को कहा जाता है इक्विलिब्रियम प्रेशर, या फिर हिंदी में बोलेंगे हम लोग साम्य अवस्था दाब। अब इस इक्विलिब्रियम प्रेशर पर अधिशोषण की क्षमता क्या होती है, अधिकतम होती है। मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर पर क्या होगा, एक मैक्सिमम प्रेशर पर क्या होगा, अधिशोषण का क्षमता मैक्सिमम होगा। लेकिन तथा और अधिक दाब बढ़ाने पर, और अगर हम लोग क्या करते हैं, दाब को एक मैक्सिमम प्रेशर से और अधिक अगर हम लोग दाब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, अधिशोषण का क्षमता क्या होता है, बढ़ती नहीं है बल्कि वहां घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, या यहां अधिशोषण का क्षमता क्या हो जाता है, थोड़ा सा नियत हो जाता है। नियत मतलब क्या, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट, अब देखिए ये क्या है, ये ग्राफ खींचा हुआ है। ग्राफ किसके किसके बीच में खींचा है, वो ये ग्राफ खींचा हुआ है x/m। x/m का मतलब क्या, x/m मतलब यह है अधिशोषण का क्षमता। किसका क्षमता, अधिशोषण का क्षमता, अधिशोषण का क्षमता, या फिर आप लिख सकते हैं मात्रा, कितना अधिशोषण का मात्रा, अधिशोषण का मात्रा, और ये है प्रेशर। इधर जो लेकर गया है क्या चीज, प्रेशर। अब क्या करते हैं, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए क्या होता है, जैसे जैसे प्रेशर अभी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या वाला अधिशोषण का भी क्षमता बढ़ रहा है। इधर प्रेशर का है, प्रेशर जैसे जैसे हम लोग P1 ले लेते हैं, यहाँ P2 ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं P3, और यहाँ इधर देखिए जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं और ये क्या हो रहा है, अधिशोषण का क्षमता क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन
देखिए जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएं, लेकिन एक मैक्सिमम प्रेशर आता है, एक मैक्सिमम प्रेशर आता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेचुरेशन प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेचुरेशन प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? सेचुरेशन प्रेशर, या फिर इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्रेशर। इक्विलिब्रियम प्रेशर, इस पोजीशन को बोला जाता है। एक मैक्सिमम प्रेशर पर क्या होता है, अधिशोषण का क्षमता बढ़ता नहीं है। अब क्या होता है, धीरे धीरे कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है। यहां से धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे 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 क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन एक समय आता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होने लगता है। और अधिक अगर प्रेशर बढ़ा दें इससे ज्यादा, और अगर यहां से और यहां इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर से और ज्यादा अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते चल जाएं, अब क्या होगा, ये धीरे धीरे ग्राफ नीचे की तरफ भागने लगता है। मतलब ये कि अधिशोषण का क्षमता बढ़ने के बजाय क्या होता है, धीरे धीरे घटना प्रारंभ कर देता है। आया समझ में ग्राफ? ठीक है। अब इसी पर आधारित वो क्या किया, अपना एक थ्योरी लिख दिया। थ्योरी में देखिए पहला क्या बोला, पहला कंडीशन वो बोला कि कम दाब पर, कब, एट लो प्रेशर, कम दाब पर वक्र लगभग एक सीधी रेखा होती है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, दाब कम रख रहे हैं, लगभग आपको दिख रहा होगा ये क्या हो रहा है, लगभग सीधी रेखा। मतलब ये कि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, अधिशोषण का भी क्षमता क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या लिखें, मतलब ये कि x/m डायरेक्टली समानुपाती किसका, प्रेशर का। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, अधिशोषण का भी क्षमता बढ़ रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, समानुपाती को हटाते हैं, एक कांस्टेंट ले आते हैं। इसको लिख सकते हैं x/m इज इक्वल टू के पी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, पहला समीकरण इसको मान लेंगे। क्या करेंगे इसको, ये के कहां से लाए हम लोग, ये हम लोग नियतांक लेते हैं, कांस्टेंट है ये। ठीक है, एक कौन सा कांस्टेंट, समानुपाती को हटा करके जो कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का कि अधिक दाब पर, कब, एट हाई प्रेशर, जब मैक्सिमम प्रेशर होता है, उच्च दाब पर x/m मतलब कि अधिशोषण का क्षमता का मान जो है लगभग क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। स्थिर होने का मतलब क्या कि ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट मतलब होने का कौन सा, एक मैक्सिमम प्रेशर पर क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे स्थिर हो जाता, रुक जाता है ये। लेकिन इससे भी अगर ज्यादा प्रेशर अगर लगा दें तो क्या होगा, इससे ज्यादा प्रेशर लगाने के बाद अधिशोषण का क्षमता बढ़ने के बजाय ये क्या होता है, घटना प्रारंभ कर देता है। और ये मैक्सिमम इक्विलिब्रियम प्रेशर पर क्या होता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। वही बोला है कि मैक्सिमम प्रेशर है, और उस मैक्सिमम प्रेशर पर क्या होता है, x/m का मान समानुपाती होता है प्रेशर पर। जीरो हम लोग ले लेते हैं। जीरो कहने का मतलब क्या कि p पर कोई पावर जीरो लगा देते हैं, इसका वैल्यू कितना, जैसे हम लोग जानते हैं कि x पे पावर जीरो, x पे पावर जीरो का वैल्यू कितना, 1 के बराबर। तो यहाँ p पे पावर जीरो देने का मतलब क्या, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू कितना, कांस्टेंट। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, अगर इस समानुपाती को हटाते हैं तो क्या लिखेंगे, x/m बराबर के पी नॉट, ये ना, पी नॉट मतलब क्या, p पे पावर जीरो है ये। ठीक, और लिखेंगे तो इसको x/m बराबर क्या, इसका वैल्यू कितना, 1 के बराबर। इसका वैल्यू 1 के बराबर, तो x/m बराबर किसका, k का। मतलब ये कि अधिशोषण का क्षमता या फिर अधिशोषण का मात्रा बराबर क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या, स्थिर। मतलब ये कि इस वाले प्रेशर पर क्या होता है, अधिशोषण का क्षमता एक कांस्टेंट हो जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है। लेकिन आप इससे अगर ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं तो ये क्या होगा, घटना प्रारंभ कर देगा। तो नेक्स्ट टाइम लोग का अगला बात ये बोला, ये 2 पॉइंट हुआ था। थर्ड पॉइंट बोला है कि अगर आप दाब क्या रखते हैं, मध्यम रखते हैं, मध्यम, नहीं आप ज्यादा और ना ही कम रखते हैं, तो इस पोजीशन पर जो है x/m समानुपाती होगा p पे पावर 1/n का। क्या होगा, समानुपाती होगा किसका, p x, अधिशोषण का क्षमता किसका समानुपाती होगा, p पे पावर क्या, 1/m का। मध्यम ताप पर x दाब का घात का क्या होता है, पर निर्भर करता है कि अब ये दाब का घात कितना होगा, उस पर निर्भर करेगा। क्या 1/, कहने का मतलब क्या। आगे देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, समानुपाती को हटाते हैं, x/m बराबर, यहां भी लेंगे क्या, कांस्टेंट लेंगे k, और इसको लिखेंगे p पे पावर क्या, 1/n। अब देखिए इसको और भी फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, साई में सॉल्व करते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं हम लोग, लॉग लगाते हैं। जरा ध्यान दीजिए, इधर लॉग लगाते हैं। देखिए
लिखेंगे हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक, पहले वो समीकरण को लिख लेते हैं। क्या निकला है समीकरण? x बाय एम बराबर के p पे पावर 1 बाय एन। अब देखिए लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग x बाय एम, ये क्या अधिशोषण का क्षमता, बराबर ये हो जाएगा लॉग k इंटू पी पे पावर 1 बाय एन। यही है क्या? अब देखिए लॉग का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हुए हैं। लॉग ये हो जाएगा x बाय एम, ये तो अधिशोषण का क्षमता है, बराबर अब देखिए इसको इंटू में है, ये गुना में है, यहाँ प्रॉपर्टीज लगाएंगे हम लोग लॉग x इंटू वाई वाला, तो क्या हो जाएगा? लॉग k प्लस लॉग p पे पावर कितना? 1 बाय n। अब देखिए हम लोग जानते हैं लॉग्स पे पावर, ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं। ठीक है, बगल में फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाया हम लोग? लॉग x इंटू वाई बराबर लॉग x प्लस लॉग y। ठीक, अब आगे इसका फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम लोग लॉग, आगे इसका फॉर्मूला लगाने वाले लॉग x पे पावर n बराबर होता है n लॉग, एक मिनट साफ से लिख देते हैं। अरे यार तू भी मिट गया। लॉग का फॉर्मूला होता है लॉग x इंटू वाई बराबर लॉग x प्लस लॉग y, और होता है लॉग x पे पावर n बराबर, इसको लिख सकते हैं n लॉग x। ठीक है, और एक होता है लॉग x बाय वाई इज इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग y। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होता है। अभी हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ध्यान, देखिए क्या लिखे इसको, लॉग x बाय एम बराबर क्या हो जाएगा? लॉग के। ठीक, अब इसको देखिए, इसको कहाँ ले आए? पावर वाला को गुना में, क्या लिखे? 1 बाय एन लॉग पी। इसी को कहा जाता है लॉग x बाय एम लॉग के प्लस 1 बाय एन लॉग पी को कहा जाता है उपयुक्त समीकरण को कहा जाता है फ्रेंडलिक समतापी वक्र समीकरण कहा जाता है। ठीक है, और इसी पर जो है क्या है, ये खींचा हुआ है, कौन? ग्राफ खींचा है। ग्राफ में क्या है आपके पास क्या निकला? फॉर्मूला निकला आपके पास लॉग x बाय एम बराबर लॉग के प्लस 1 बाय एन लॉग पी। अब देखिए किसके बीच में ग्राफ खींचते हैं? ग्राफ खींचते हैं हम लोग इन लोगों के बीच में, इसके और इसके बीच में। ठीक है, अब ये देखिए इसको कहाँ रखे हैं हम लोग? इसको रखे हुए हैं हम लोग y एक्सिस पर। कहाँ रखे हुए हैं? y एक्सिस पर। लॉग x बाय एम, ये कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं कौन सा? इससे इसको कंपेयर करते हैं हम लोग y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा c प्लस एम एक्स। अब x के जगह पर कौन हो जाएगा? लॉग p। तो यहां लिखे हुए हैं x एक्सिस पर कौन? लॉग p। ठीक है, और ये आप लोग का क्या हो जाएगा? 1 बाय एन क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। स्लोप कौन सा? ये वाला। ठीक है, इसलिए यहां ढाल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ? ढाल, या फिर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग स्लोप बोलते हैं। स्लोप का वैल्यू कितना आएगा? 1 बाय एन के बराबर आएगा। ठीक है, और यहाँ ग्राफ किसके बीच में खींचा हुआ है? लॉग x बाय एम और लॉग p के बीच में। आपको ज्यादातर सवाल आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा क्या, ये c हम लोग का क्या है? इंटरसेप्ट है, ये वाला पोजीशन। मतलब कहाँ से ग्राफ गया है, ये वाला को बोला जाता है इंटरसेप्ट। क्या बोला जाता है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना आएगा? लॉग k के बराबर। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी दिक्कत आता है तो आप क्या करें? उठाएं अपना फ़ोन, ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप क्या? 7631500589 पर। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो सबसे बड़ा आप गलती किए होंगे, फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे। ठीक है, और